देवर भाग भाग कर मेरे सारे काम करता, मैं भी उसको राजी रखती। एक रोज कपड़े इस्त्री करने का बोला तो कहने लगा, भाभी टैक्स लगेगा और फाइल भी जमा करवाना पड़ेगी। मैंने सोचा रात होगी देख लूंगी, रात हुई तो होश उड़ गए। देवर इस्त्री शुदा कपड़े अलमारी में लटकाते हुए बोला, चलें भाभी अब। ये कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो मुझे। मैं अपने बाजू छुड़ाते चिल्ला रही थी, लेकिन उसने मेरी बात ही ना सुनी। जुनैद, खुदा का खौफ करो, तुम्हारे भाई को पता चल गया तो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में। मैंने अपने देवर को अपने शौहर को खौफ दिलाना चाहा, लेकिन उसके सर पर तो जुनून सवार था। उसने मेरी एक ना सुनी। वो मुझे बाजू से खींचता आगे बढ़ रहा था। मैं अपना पूरा जोर लगा रही थी, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। जुनैद, छोड़ दो मुझे, अल्लाह का वास्ता। मैं मिन्नतें कर रही थी, लेकिन उसे मुझ पर जरा रहम ना आया। वो मुझे खींच कर कमरे की जानिब ले जा रहा था। खौफ से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, दिल धक धक कर रहा था। आज तो मेरा शौहर भी घर पर नहीं था, और फिर मेरे देवर ने मुझे कमरे में धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं फटी फटी निगाह से देवर की जानिब देख रही थी, जो अब सुर्ख आंखें लिए मेरी जानिब पड़ रहा था। मैं फिर से रोने लगी, मुझे मुझे जाने दो प्लीज। और फिर मेरी आवाज गले में ही अटक कर रह गई। उसने जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर रसीद किया। मैं तो हक्का बक्का रह गई। मुझे अपने देवर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी कल ही की तो बात थी, जब देवर मेरे सामने नजरें झुकाकर रखता था। कभी उसने आंख उठाकर मुझे नहीं देखा था, और आज आज वो क्या करने जा रहा था मेरे साथ। ये सोचकर ही मेरी रूह तरस गई, और मैं अपनी साबका जिंदगी के बारे में सोचने लगी कि ऐसी कौन सी गलती हो गई थी मुझसे जो देवर मुझे यहाँ तक ले आया। मेरी शादी ऐसे इंसान से हुई थी जिसका आगे पीछे कोई नहीं था सिवाय एक छोटे से भाई के। ना बाप, ना माँ, ना कोई बहन, ना रिश्तेदार। जब मेरा रिश्ता आया तो मैं बहुत खुश थी। लड़का अच्छी जॉब करता था। मुझे सास नंदों की टेंशन नहीं थी, चुनाचा मैंने हाँ कर दी। मैं अपनी शादी पर बहुत खुश थी। सब कुछ मेरे मुताबिक हुआ था। मेरा शौहर अच्छा इंसान था। वो ज्यादातर मसरूफ रहता था। मेरा एक 14-15 साल का देवर था जो स्कूल में पढ़ता था। मेरे शौहर ने बताया कि इसकी गैर मौजूदगी में सारा काम देवर करता है। वो सुबह उठकर अपने लिए और अपने बड़े भाई के लिए नाश्ता बना दिया करता था। इतवार वाले दिन मशीन लगाकर कपड़े धो देता। 2 दिन बाद मेरे पूरे घर की सफाई कर देता। शाम का खाना बाहर से ले आता। वो पढ़ने में भी अच्छा था, इसीलिए रात को अपने लिए चाय बनाता तो अपने भाई के लिए भी बना लेता। मैं ये सब सुनकर हैरान रह गई। वो सीधा साधा मासूम सा लड़का काफी मेहनती था। फिर मेरे शौहर ने मेरा हाथ थामते हुए कहा कि मेरा भाई बहुत छोटा था जब माँ बाप एक हादसे में हमें छोड़कर चले गए। अपना और अपने भाई का पेट पालने के लिए मैं काम करने लगा। मेरे भाई को कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। वो अल्लाह के करम से पल गया और अब मुझे संभाल रहा है। मैं बस पैसे कमाता हूँ, लेकिन घर कैसे बनाते हैं ये मेरे 14-15 साल भाई को अच्छे से पता है। अब तुम आ गई हो ना, तो इसका ख्याल रखना। इसे अपने छोटे भाई या बेटे जैसी मोहब्बत देना। मैंने ये सब बातें खामोशी से सुन ली और अपने शौहर से कहा कि फिक्र मत करें और मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन सच बात तो ये थी कि मुझे थोड़ा गुस्सा आया कि मेरा शौहर अपने भाई की तारीफें ही किया जा रहा है। खैर, अगले दिन मेरी आंख देर से खुली। देखा तो शौहर जा चुका था। मैं बाहर आई तो देवर को किचन में चाय बनाते देखा। आजकल उसके इम्तिहानात हो रहे थे और वो खूब दिल लगाकर पढ़ रहा था। उसे देखकर मेरे जहन में ख्याल आया और मैंने फौरन अमल करना जरूरी समझा। जुनैद, मैंने उसे प्यार से पुकारा। जी भाभी। उसने फौरन अदब से जवाब दिया। उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर मुझे खौफ दिखाई दे रहा था। मैंने सुना है तुम नाश्ता बहुत अच्छा बनाते हो। मैं भी तुम्हारे हाथ का नाश्ता करना चाहती हूँ। मुझे कराओगे नाश्ता? मेरी बात सुनकर उसने हैरत से सर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। आप बैठे, मैं अभी बना देता हूँ। वो खुश हो गया और फिर खुशी खुशी नाश्ता बनाने लगा। मेरा प्लान कामयाब हो चुका था। मैं एक अंगड़ाई लेते अपने कमरे में वापस आ गई और अपने बेड पर लेटकर मोबाइल चलाने लगी। 10-15 मिनट के बाद ही जुनैद गर्मा गर्म नाश्ते के साथ हाजिर हो गया। मेरी भूख तो एकदम से बढ़ गई। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी। मैंने तारीफ करते हुए कहा, भाभी आप पहले खाकर देखें फिर बताइएगा कि ये पराठा कैसा बना है, और ऑमलेट भी। उसके चेहरे पर मासूम बच्चों जैसी मुस्कान थी। मैं दिल ही दिल में हंसी। वो चला गया और मैंने खूब अच्छे से नाश्ता किया। इसके बाद मैं फिर सो गई। जब उठी तो लंच टाइम था। गर्मियों का मौसम था और अब मेरा कुछ भी बनाने को दिल नहीं कर रहा था। मैं कुछ सोचते हुए कमरे से निकली और जुनैद के कमरे की तरफ बढ़ी। वो पढ़ रहा था। मैंने उसे कहा कि नाश्ता तो बहुत अच्छा बना था। अब ऐसा करना, लंच भी तुम बनाना। बिरयानी बना लेना, तुम्हारे भाई भी शौक से खाते हैं।
और मैं भी तुम्हारे हाथ की बिरयानी चख लूंगी। इसके बाद तो सारा काम मैंने ही करना है। ये बात सुनकर उसके चेहरे पर परेशानी उभरी। भाभी, वो दरअसल मेरा कल पेपर है। खैर चले, मैं कोशिश करता हूँ। मैं जानती थी वो मेरी बात टाल नहीं सकता, और वैसे भी उसने पढ़ लिख कर कौन सा अफसर लग जाना है। उसे बिरयानी का बोलकर मैं अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पर चली गई। 3 घंटे बाद लौटी तो सारा घर चमक रहा था। मैं समझ गई कि सफाई मेरे देवर की कमजोरी थी। वो घर को गंदा नहीं देख सकता था। और फिर मेरी यही रूटीन चल निकली। अक्सर शौहर बिना नाश्ता किए चला जाता, अक्सर मैं उसे बना देती और अक्सर मेरा देवर। उसे मैट्रिक के पेपर हो गए थे और अब वो फ्री होता था तो सारा घर का काम भी वही करता था, क्योंकि मैं तो नाश्ते के फौरन बाद सो जाती और उठकर अपने कमरे की सफाई कर लेती। शाम का खाना भी देवर बनाता और शौहर के आने पर मैं रोटी बना लेती और चाय भी, जिससे शौहर को लगता कि सारा काम मैं करती हूँ। हफ्ते बाद कपड़े मेरा देवर धो देता, वो खामोशी से सारे काम कर लेता। मेरा देवर अब कॉलेज जाने लगा। उसका कद काठ मजीद लंबा हो गया, लेकिन अभी मैं उससे काम करवाती थी। उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब वो अक्सर देर से घर आता था। एक दिन वो मेरे पास आकर कहने लगा कि कल मैंने फीस जमा करवानी है, आप रात को भाई से बात कर लेना, मैं जरा देर से घर आऊंगा। उसकी बात सुनकर मेरी भवें सुकड़ गईं कि अब उसे पैसे देने थे। कॉलेज की फीस कम से कम 1 लाख तो होगी ना। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरा शौहर फजूल में इतने पैसे अपने भाई को दे दे। चुनाचा मैंने शाम को शौहर को बताया ही नहीं, और सुबह हुई तो देवर ने फीस का पूछा। मैंने झूठ बोला और कहा कि तुम्हारे भाई कह रहे थे कि हाथ अभी तंग चल रहा है, इसीलिए पैसों का इंतजाम नहीं हो सका। ये सुनकर देवर परेशान हो गया, उसका मुंह लटक गया और वो खामोशी से चला गया। मैंने सुकून का सांस लिया और उसके बाद देवर ने दोबारा शौहर से कोई बात न की। वक्त गुजरता गया, मैं भी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई और देवर भी। अलबत्ता जिस दिन जिस वक्त मुझे देवर फारिग मिलता उससे काम पर लगा देती। मुझे शुरू ही से काम करने की आदत नहीं थी, बल्कि यूं कह लें कि मैं काम चोर थी। मैंने सोचा था ससुराल जाकर नौकरानी रख लूंगी, लेकिन यहाँ मुझे मुफ्त में काम करने वाला देवर मिल गया था, इसीलिए अब नौकरानी की भला क्या जरूरत थी। जिस दिन शौहर घर होता मैं तबीयत खराब होने का बहाना बना लेती और शौहर उस दिन खाना बाहर से ले आता। मैं बिल्कुल वैसी जिंदगी जी रही थी जैसी मैं चाहती थी। मेरा देवर अब रात को 10-11 बजे वापस आता और सुबह जब मैं उठती तो किचन साफ सुथरा होता, क्योंकि रात को देवर सारे बर्तन धोकर और किचन साफ करके सोता था। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक दिन मेरे शौहर ने देवर से पूछ ही लिया कि तुम रात गए तक कहाँ रहते हो। इस पर देवर ने कहा मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। देवर ने स्पॉट से लहजे में जवाब दिया और चला गया। पहले तो मैं डर गई कि कहीं देवर फीस का जिक्र ही न कर दे, क्योंकि देवर के नाम पर मैं अक्सर अपने शौहर से पैसे लेती थी। वक्त गुजरता गया, देवर अब बड़ा हो चुका था। वो किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया और 2 महीने में किसी मुश्किल से गुजारे थे मैंने, ये मैं ही जानती हूँ। मुझे पूरे घर का काम करना पड़ता था, जो मुझसे होता नहीं था। मेरे तो जैसे होश ठिकाने आ गए। देवर ने घर को जाने कैसे संभाल रखा था। हर चीज परफेक्ट होती थी, अब हर जगह बर्तन बिखरे रहते थे। वक्त यूं ही फड़ लगाकर उड़ गया। देवर लंबे अरसे के लिए घर से गायब रहा। कभी कभार देवर से फोन पर बात हो जाती तो कहता, भाभी दोस्त के पास रावलपिंडी रहता हूँ, पढ़ाई जैसे ही खत्म होगी वापस आ जाऊंगा। 5 साल बीत गए। शौहर कभी कभार उससे जाकर मिल आता था और फिर एक दिन देवर वापस आ गया। मैं पहली बार उसके घर आने पर खुश हुई। मैंने उसकी खूब आवभगत की, अच्छा खाना खिलाया और उसका हर तरह से ख्याल रखा। देवर भी बहुत खुश नजर आ रहा था। वो पहले से काफी निखर गया था। शाम हुई तो मैंने देखा देवर अपने कपड़े इस्त्री कर रहा था। मैंने उसे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम अपने भाई के भी कपड़े इस्त्री कर दो। देवर ने यह बात सुनी और कहा कि भाभी इस काम का टैक्स लगेगा और फाइल भी जमा करानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हंसी। मुझे लगा मजाक कर रहा है। चुनाचा मैंने कहा कि ठीक है, मैं टैक्स अदा कर दूंगी। देवर ने सारे कपड़े इस्त्री कर दिए और फिर जैसे ही शाम हुई तो मुझे अंदाजा नहीं था कि ये मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली है। शाम होते ही देवर मेरे कमरे में आया और कहा कि चले भाभी फाइल जमा करवाएं। वो काफी संजीदा था, लेकिन मुझे हैरत हुई कि किस फाइल की बात कर रहा है वो। कौन सी फाइल? मैंने हैरान होते हुए पूछा। ये तो आपको ऑफिस पहुंचकर ही पता चलेगा, देवर ने संजीदगी से जवाब दिया। अगर ये मजाक है तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे जरूरी काम है, मैंने लापरवाह अंदाज में कहा और अपना बैग उठाती कमरे से बाहर निकल आई। लेकिन देवर ने आगे बढ़कर झटके से मेरे बाजू थाम लिए। मुझे तो जैसे करंट लगा था। जिस देवर ने कभी मुझे नजर उठाकर नहीं देखा था,
उसने आज मुझे छुआ था, और वो भी इस तरह। ये बहुत बड़ी बात थी। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ, मैंने गुर्राते हुए कहा। छोड़ दूंगा, पर पहले सारे हिसाब बराबर करने हैं। देवर का अंदाज कुछ ऐसा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हो गई। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देवर मुझे खींचकर कमरे की जानिब ले जाने लगा। मैं डर गई थी और अब उसे ये कह रही थी कि तुम्हारा भाई तुमसे नाराज हो जाएगा अगर उसने तुम्हें मुझसे बदतमीजी करते देख लिया तो। पर उसने मेरी एक बात न सुनी। वो मुझे अपने कमरे में ले गया और एक जोरदार थप्पड़ मुझे मारा। ये थप्पड़ इसलिए कि आपने भाई को हमेशा धोखा दिया। वो गुस्से से लाल पीला हो चुका था। मैं तो हैरान रह गई थी। फिर उसने एक फाइल उठाई और मेरे सामने फेंकी। आप जो छुप छुप कर बिजनेस कर रही हैं, ये उसकी तफसील है। आपके जिम्मे जितना भी टैक्स है वो आपको अदा करना होगा। वो क्या बोल रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। और ये देखें, मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। जानता हूँ आप गलत कामों में मुलविस हैं, लेकिन इससे पहले कि इनकम टैक्स वाले आपको लेकर जाएं, खामोशी से टैक्स अदा कर दें। उसने अपना कार्ड मेरे सामने किया और मैं हैरान रह गई। वो वाकई ऑफिसर बन चुका था। इतना लंबा अरसा वो घर से इसीलिए गायब था कि वो ट्रेनिंग पर गया हुआ था। और इस फाइल में वो सारा हिसाब किताब है जो आपने मेरे नाम पर भाई से पैसे लिए हैं। वो सारे आपको मुझे अदा करने हैं। मैं खाली नजरों से तेवर को देख रही थी। जाने उसे कैसे मेरे बिजनेस का पता चल गया था। हालांकि मैंने बहुत राजदारी से ये सारा काम किया था। जानती हैं, जब आप पहली बार इस घर में आई थी तो मैंने आपको भाभी नहीं माँ समझा था। मैं प्यार का भूखा बच्चा था। मैं थक गया था अपने नाजुक हाथों से काम करते करते। पर आपने क्या किया? आपने मुझे नौकर बना लिया। देवर की आंखों में आंसू आकर मेरा सर शर्म से झुक गया। मैं जानता था अगर मैंने इनकार किया तो आप मुझसे नफरत करेंगी, भाई को मेरे खिलाफ भड़काएंगी। इसीलिए मैं खामोशी से आपकी हर बात मानता गया। ये कैसा आईना दिखा रहा था वो आज मुझे। मैं तो जैसे जमीन में गड़ गई थी। आप चाहती तो नौकरानी रख लेती, पर नहीं, आपको मुफ्त में सब मिल रहा था। खैर, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मेरे ऑफिस वालों ने ये फाइल मुझे दी है। वो आपको गिरफ्तार करना चाहते थे। मैंने उनकी मिन्नतें की हैं कि मैं आपको मना करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से मेरे भाई की बदनामी हो। और ये सुनते ही मैं फूट फूट कर रो दी। जाने क्यों मैं पत्थर दिल बन गई थी। मेरे अंदर लालच आ गया था। मैंने अपनी दोस्त के कहने पर शौहर से छुप कर बिजनेस शुरू कर लिया। लेकिन मैं जानती थी यह गलत काम था, पर लालच ने मुझे अंधा कर दिया। अब वक्त यही था कि मैं तौबा कर लेती, अपने देवर से भी माफी मांग लेती और सारे पैसे उसे दे देती। चुनांचे मैंने ऐसा ही किया। सारा हराम का पैसा इनकम टैक्स वालों को दे दिया। देवर से माफी मांगी। देवर का यह एहसान काफी था कि उसने शौहर के सामने मेरी इज्जत रखी थी, और फिर उस दिन मैं सुधर गई। पैसा तो आनी जानी चीज थी, असल चीज तो रिश्ते थे, जो मैं अब खोना नहीं चाहती थी, ना शौहर को, ना अपने भाइयों जैसे देवर को।